प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में देख रहे थे। क्रॉस प्रोडक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ बता दिया, प्रॉब्लम्स करा दिया, लास्ट में आपको एरिया के बारे में बता दिया, ट्राइंगल का, पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड गिवन हो या डायगोनल्स गिवन हो तो वो कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे वो बता दिया। अब इसमें एक चीज़ हमने आपको बताया था, रह गया है डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालने के लिए। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइन निकालने के लिए आप ज़रा समझिए इसको कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, शॉर्ट में इसको DCS भी बोलते हैं, DCS, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। देखिए एक तो साइन होता है, ठीक, एक कोसाइन होता है। साइन को हम SIN साइन थीटा लिख देते हैं, कोसाइन को हम कॉस थीटा लिख देते हैं, ठीक। इसको कॉस लिखते हैं, इसको साइन लिख देते हैं, थीटा हटा दीजिए, आगे एक्स थीटा जो भी लिखते हैं। तो कोसाइन को कॉस लिखा जाता है। बेसिकली हमको ये कोसाइन निकालना है, यानी कोसाइन यानी कॉस का एंगल निकालना है। कॉस के साथ एंगल कितना आएगा, साइन के साथ नहीं निकालना है, कॉस के साथ निकालना है। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, कोसाइन कॉस के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए जैसे हमने आपको रेजोल्यूशन में क्या बताया था, रेजोल्यूशन बताया था अगर कोई ये x है, ये y है, अगर कोई वेक्टर अगर ऐसे है a वेक्टर है, तो हमने आपको बताया था अगर थीटा इधर से होगा a cos थीटा इधर आ जाएगा, a cos थीटा इस साइड आ जाएगा। जिस एक्सेस से थीटा होता है उस तरफ इसका cos का कंपोनेंट जाता है, उसके परपेंडिकुलर इस कितना जाता है a sin थीटा, ये आ जाता है। अगर इस साइड से एंगल होता है इधर परपेंडिकुलर a sin थीटा जाता है, लेकिन हमको परपेंडिकुलर से मतलब नहीं है। अगर एंगल हमारा इधर से होता है, ये a है, एंगल इस तरफ से होता है, अल्फ़ा होता है, तो हमारा a cos अल्फ़ा जिस एक्सेस से एंगल होगा उस तरफ a cos अल्फ़ा आ जाएगा, a cos अल्फ़ा, उसके परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा a sin अल्फ़ा। तो जिस एक्सेस से एंगल है उस तरफ cos जाएगा। यहाँ पे 3D रेजोल्यूशन है, 3 डायमेंशनल। ये सब आपका था 2 डायमेंशनल रेजोल्यूशन था, ये 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन है। 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 3 डायमेंशनल रेजोल्यूशन में यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया, ये x है, ये y है, ठीक है, और ये वेक्टर हमने कोई ले लिया, वेक्टर a है, ठीक। ये हमारी एक्सेज, ये एक्सेज है, o है, ये z। इसको आप थोड़ा और हटा दीजिए यहाँ से, ऐसा ना लगे कि इसके ठीक ऊपर हमने ले रखा है। इसको थोड़ा यहाँ पे ये ऐसे कर दीजिए, ये यहाँ पर a वेक्टर ये इतना है, वेक्टर a यहाँ पर, ये x है, ये वेक्टर a है हमारा, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक a है। तो ये x एक्सेज है, ये y एक्सेज है, ये z एक्सेज है। ये इतना एंगल कितना बना रहा है, अल्फ़ा बना रहा है। ये इतना एंगल कितना, अगर x एक्सेस से वेक्टर है अल्फ़ा बना रहा है, y एक्सेस से एंगल बीटा बना रहा है, और z एक्सेस से ये इतना एंगल कितना बना रहा है, गामा एंगल बना रहा है। z एक्सेस से गामा एंगल बना रहा है, ये इतना एंगल बना रहा है। तो मैंने आपको बताया x एक्सेस पे अगर देखिए, इसका x एक्सेस पे अगर देखें, x एक्सेस पे तो ये वेक्टर a है, इसको रिजॉल्व करेंगे x एक्सेस से, इसको a cos अल्फ़ा आना चाहिए, x एक्सेस से a cos अल्फ़ा। x एक्सेस से यहाँ पर ये बीटा है, इस तरफ कितना जाना चाहिए, वेक्टर a ये है, वेक्टर a, इस एक्सेस से इसका एंगल बीटा, इस तरफ कितना आएगा a cos बीटा, ये इतना आ जाएगा, a cos बीटा ये इतना आ जाएगा। और z एक्सेस से अगर देखते हैं, z एक्सेस से ये गामा एंगल है, z एक्सेस से, तो वेक्टर a का इस पे कितना आ जाएगा, a cos गामा आ जाएगा, a cos गामा। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि ये इसका ax है, ये x एक्सेस पे जो जाएगा इसको ax लिखा जाएगा, y एक्सेस पे जो जाएगा ये इतना कितना लिखेंगे, इसको ay लिखेंगे। तो हमने देखिए अभी आपको बताया cos अल्फ़ा, यहाँ पर cos अल्फ़ा बराबर कितना निकल के आया, ax, ये x एक्सेस पे कितना आया, a cos अल्फ़ा जो है, a cos अल्फ़ा आया। ये x एक्सेस पे आया तो इसको हमने ax लिख दिया, a का कंपोनेंट x एक्सेस पे आया तो इसको ax लिख दिया। यहाँ से cos अल्फ़ा अगर निकालेंगे तो cos अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ax अपन a, ये इतना आ जाएगा। इसको हम cos अल्फ़ा को l ले लेते हैं, ठीक है, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। cos अल्फ़ा को हमने मान लिया l। सिमिलरली हम a को अगर रिजॉल्व करें y एक्सेस पे, तो y एक्सेस से इसका एंगल बीटा दे रखा है, y एक्सेस से एंगल बीटा दिया है। जिस एक्सेस से जितना एंगल रहता है उस तरफ cos जाता है, जिस एक्सेस से एंगल होता है उस तरफ cos जाता है। तो इस तरफ a y है इतना, y एक्सेस पर है, इस तरफ cos बीटा आ जाएगा। तो
ए कॉस बीटा ये इक्वल टू आ जाएगा ए वाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कॉस बीटा अगर निकालेंगे, कॉस बीटा ये इक्वल टू आ जाएगा ए वाई अपान ए के बराबर, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इसको हम m लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन आएगा। ए एक्स 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 पे जो कंपोनेंट आया है, ए वेक्टर है जिसको रिजॉल्व कर रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड, कॉस अल्फा उसका डायरेक्शन हो गया, एंगल हो गया, डायरेक्शन आप कोसाइन हो गया, ये डायरेक्शन आप कोसाइन, ये कॉस बीटा इतना आ गया। एंड जो है यहाँ पर ए कॉस गामा ए कॉस गामा ये इक्वल टू हो जाएगा ए जेड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कॉस गामा ये इक्वल टू हो जाएगा ए जेड अपान ए के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वल टू एन आ गया, यहाँ पर ये इतना आ जाएगा। ये तीन हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकालना होगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन यानी कॉस अल्फा निकालना है, कॉस अल्फा निकालेंगे तो एक्स एक्स पे जो कंपोनेंट रहेगा उसकी वैल्यू लिख दीजिएगा, नीचे जिस वेक्टर को रिजॉल्व कर रहे हैं उसका पूरा मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा वाई एक्सेस से आ जाएगा, डायरेक्शन ऑफ कोसाइन ये आ जाएगा ए वाई अपान ए आ जाएगा, कॉस गामा जो आ जाएगा ये जेड एक्सेस से डायरेक्शन ऑफ कोसाइन आ जाएगा, तो जेड एक्सेस पे ए जेड जितना जाएगा वो कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर इनका सबका स्क्वायर करके ऐड कर दें, हम इनका सबका स्क्वायर करके ऐड करें, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर, अगर इनका सबका हम स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा। देखिए लेफ्ट साइड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा ये आ जाएगा। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इतना आ जाएगा कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू आ जाएगा ए एक्स, इधर राइट में ए एक्स अपाने है, ए वाई अपाने है, ए जेड अपाने, ये आ जाएगा ए एक्स का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर अपान ए का स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा ये इतना आ गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये अपान आ जाएगा ए स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ये ए स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, यानी वो ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर हो जाएगा। ये ए स्क्वायर ये है ही है, तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, ये आपका एक ये आ गया। अच्छा दूसरे नंबर पे ये कैसे ए स्क्वायर आएगा अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, ये कैसे आगे आएगा यहाँ पर हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी बता रहा हूँ, अभी इसको एक सीक्वेंस में लिख दूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। अच्छा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ये तो मैंने इसका स्क्वायर किया था, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा ए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इधर अगर इसको एल लिए तो ये एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाए, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये 1 आ गया। यहाँ पर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। ठीक, और ये इतना 1 निकल के आया, यानी हम ये लिख सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये इतना आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब थोड़ा जगह कम पड़ रही है हम आपको फिर से आगे बताते हैं। देखिए इधर इस साइड यहाँ ले लीजिए, इस तरफ ले लेते हैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर ए एक्स, ये जैसे ये वेक्टर ए था, वेक्टर ए को हमने रिजॉल्व किया तो इसका एक्स एक्सेस पे एक कॉम्पोनेंट आया ए एक्स जिसको आई कैप लिखा जाएगा, ये आ जाएगा वाई एक्सेस पे कितना आ जाएगा ए वाई, इसको जे के साथ लिखा जाएगा प्लस ए जेड, और ये क्या लिखा जाएगा के कैप लिखा जाएगा। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें, चाहे मैग्नीट्यूड ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए, ये बराबर कितना आ जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर आपको बता चुके हैं, आई के कोफिशिएंट के स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर, के कोफिशिएंट के स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा,
ये तो देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये इतना ए स्क्वायर आ गया ना, ले जाकर वहाँ पर जो हमने रखा है यहाँ पर इस जगह पर ये ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रख दिया, कैंसिल कर दिया, ये इतना 1 आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये तो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे। दूसरे नंबर पर अभी आपने देखा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू 1, ये इतना 1 आ रहा है। इसको अगर साइन के टर्म में लाना हो तो इसको लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू, और यहाँ 1 1 2 हो जाएगा प्लस 2, इसके इधर लाएंगे -2, ये सारा ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 के बराबर आ जाएगा। तो आपको 3 रिजल्ट याद रखना है। एक रिजल्ट याद रखना है कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, वन वहाँ रेक्टेंगल के अंदर है। दूसरा मैंने आपको बताया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। तीसरा आपको याद रखना है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये आपको याद रखना है। ठीक है, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। बाकी अगर आपको डायरेक्शन आपको साइन निकालना है, कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉस अल्फ़ा, यानी एक्स एक्सेस से अगर बताना है तो ए एक्स पे जो कॉम्पोनेंट है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट अपॉन जो वेक्टर है उसका पूरा मैग्नीट्यूड। ठीक है, फिर अगर वाई एक्सेस से निकालना है तो कॉस बीटा बराबर हो जाएगा वाई का कोऑर्डिनेट यानी ए वाई अपॉन टोटल मैग्नीट्यूड। जेड एक्सेस से निकालना है तो जेड का कोऑर्डिनेट अपॉन ए, ये इतना आ जाएगा। ठीक, ये जो है इतना आपको मैंने बता दिया डायरेक्शन आपको साइन निकालने के लिए, ये डायरेक्शन आपको साइन हो गया। अब देखिए अगर कैसे निकालें, कैसे आपको हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड पूरा वाइट हो जा रहा है। देखिए अब मान लीजिए अगर कोई वेक्टर दिया होगा कोई वेक्टर अगर आपको ऐसे दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है 2i कैप प्लस जे कैप, ठीक है, प्लस 3k कैप प्लस 2k कैप, अगर ये ऐसे दिया होगा, बोलेगा फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, फाइंड डायरेक्शन ऑफ DCS बोल देगा, या डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, ये कैलकुलेट करना है। अगर तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे कितना आ जाएगा, √4 + 1 + 4, ये इक्वल टू 9 आ जाएगा, ये 3 आ गया। अब हमको एक्स एक्सेस से एंगल निकालना होगा तो कॉस अल्फ़ा, ये अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सेस से आया कॉस अल्फ़ा, तो इसका AX यानी AX कितना होगा, जो एक्स एक्सेस पे आया होगा, जो एक्स एक्सेस पे आया था उसको आई के साथ लिखा जाता है 2 अपान ये कितना हो जाएगा 3, तो अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा 2/3, ये आ जाएगा इसका डायरेक्शन आपको। अगर एंगल बराबर नहीं निकल रहा है तो ऐसे छोड़ दिए। कॉस बीटा अगर निकालेंगे, कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर AY अपान ए बताया था आपको, AY कितना 1/3, तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, ये इतना आ जाएगा। फिर अगर ये यहाँ पर कॉस गामा अगर निकालते हैं, कॉस गामा अगर कैलकुलेट करेंगे तो कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा AZ अपान A, ये इतना आ जाएगा। AZ कितना है 2 अपान और ये कितना है 3, तो यहाँ पर गामा इक्वल टू भी कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स 2/3, ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकल के आ गया। जैसे अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए दे रखा है या वेक्टर एक्स दे रखा है, कुछ भी आई कैप माइनस के कैप दे रखा है, आई कैप माइनस के कैप या प्लस के कैप दे रखा है, ठीक है। अब इसमें बोलेगा फाइंड डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस, फाइंड
डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस यानी DCS, ये कैलकुलेट करना, फाइंड DCS, ये इतना निकालना है। तो इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर A बराबर ऐसे लिखे, I कैप प्लस 0J कैप प्लस K कैप, ये लिख दीजिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अंडर रूट I को कोफिशिएंट 1, K को कोफिशिएंट 1, ये आ जाएगा √2 आ जाएगा, J का 0 है। अगर हम कॉस अल्फ़ा निकालते हैं, कॉस अल्फ़ा बराबर हो जाएगा AX अपान A, तो AX अपान A, ये I के कोफिशिएंट 1 है, ये कितना हो जाएगा 1 अपान √2, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1 अपान √2। तो कॉस के किस एंगल की वैल्यू 1 अपान √2 होती है, ये होता है 45 का, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस। कॉस बीटा निकालेंगे, कॉस बीटा ये आ जाएगा 0 है, 0J है, 0 अपान √2, तो ये 0 आ जाएगा। अब कॉस के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, 90 डिग्री की। तो और उसके बाद कॉस गामा अगर निकालते हैं, कॉस गामा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान √2, यहाँ भी गामा इक्वल टू ये भी 45 आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकल के आ जाएगा 45, 90, ठीक है 45, ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस निकल के आ गया। ये डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस मैंने आपको बता दिया। अब आपको बता रहा हूँ इस वाले टेस्ट में, इस टेस्ट में आपका वेक्टर रहेगा, इस टेस्ट में संडे जो टेस्ट होगा प्योरली वेक्टर रहेगा। हो सकता है आपको ग्राफ पढ़ा रहे हैं, ग्राफ के क्वेश्चन डाल देंगे, वरना ग्राफ ना भी डालें। अभी आपको इसके बाद ये ख़त्म हो जाए तो ग्राफ ही आपको पढ़ाएंगे आगे, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस अलग से जो है पेपर, अगर इस टेस्ट में, ये टेस्ट मान के चलिए आपको प्योर वेक्टर का रहेगा। कल के लेक्चर में मैं आपको और बता दूंगा, कल आपको जो अगला लेक्चर आएगा यानी उसमें हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ग्राफ आपको मिल जाएगा, ग्राफ मिल जाएगा। मंडे से यानी हम मैकेनिक्स चालू करेंगे, मंडे से मैकेनिक्स चालू करेंगे। अब चाहे संडे तक लेक्चर भेजना पड़ेगा, ग्राफ आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये पूरा वेक्टर कंप्लीट हो गया। इस पर हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवा देते हैं और प्रॉब्लम्स, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करा देते हैं। वो आप देखिए, DPP 2 आपके अपलोड हुई होगी, तीसरी भी हो सकता है अपलोड हुई होगी, नहीं अपलोड हुई होगी तो मैं आपको बोल दूंगा, वो अपलोड हो जाएगी, आपके पास जल्दी पहुंच जाएगी। बाकी आपके पास कोई बुक हो, जो भी किताब है एररलेस या कोई भी किताब है, वो आप पूरा अच्छे से कर डालिए। अच्छे से करने के बाद फिर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एक नया पेपर खरीद लीजिए जो 2020 तक के, जिसमें सारे क्वेश्चन हो नीट के या AIPMT के मिला करके पूरी बुक करने के बाद, जो भी किताब है आपको उसको करने के बाद, अभी आपके बुक में कहीं कहीं देखिए रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम दी होगी, रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम ये एररलेस में दे रखा है, रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम दे रखा है या रिलेटिव की प्रॉब्लम दे रखा है। अगर ये प्रॉब्लम्स आपको मिलती हैं, ये प्रॉब्लम्स आप छोड़ दीजिएगा, ये सब वेक्टर में नहीं आती हैं ये, लेकिन यहाँ पर कुछ ट्रेंड है ऐसा दे दिया गया है। लेकिन ये सारी प्रॉब्लम आपको रिलेटिव वेलोसिटी जब पढ़ाएंगे काइनेमेटिक्स में, तो वहाँ पर आपको सारी प्रॉब्लम्स कराई जाएंगे। अभी रिवर बोर्ड की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो रिवर बोर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम या रिलेटिव से रिलेटेड प्रॉब्लम वो आप छोड़ दीजिएगा, उसको मत करिएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस करेंगे पूरी बुक सॉल्व करने के बाद, या जो भी मटेरियल हो आप उसको सॉल्व करने के बाद, आपको उसमें रिवर बोर्ड प्रॉब्लम नहीं मिलेगा, वो उसमें मिलेगा क्या कहते हैं वेक्टर के चैप्टर, मोशन के चैप्टर में। तो इसलिए अभी आप रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम छोड़ के बाकी जो भी किताब आपके पास हो वो सारी प्रॉब्लम्स वेक्टर की सॉल्व करिए, डाउट भेजिए, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट की तैयारी करिए। इस संडे को फिर पूरी एनर्जी लगा करके आप टेस्ट दीजिए। पिछले टेस्ट में कई बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, जो बच्चे लेट एडमिशन लिए उनका हम नहीं कह सकते, जो बच्चे लेकिन अभी अब वेक्टर पढ़ लिए हैं और वेक्टर पढ़ने के बाद अगर जो है वो एडमिशन ले रहे हैं, वेक्टर पढ़ने के बाद वेक्टर पढ़ चुके हैं, वेक्टर पढ़ने के बाद जो है वेक्टर के बाद जिनका एडमिशन हुआ, लेट एडमिशन ले रहे हैं, जैसे जो आजकल मिली, आप लोग वेक्टर का टेस्ट अभी मत दीजिएगा। अगर तैयार हो गया होगा तो दीजिएगा, नहीं तैयार हुआ होगा तो मत दीजिएगा। जो अभी आप अब जा कर के टेस्ट आपको देना, अब मंडे से मैकेनिक्स में स्टार्ट करूँगा, अगले संडे का सिलेबस आपको बता दूँगा। इससे पहले कि काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करूँगा, उसमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम संडे तक ग्राफ कवर कर लेंगे और ग्राफ आपको बता देंगे। फिर अगला जो काइनेमेटिक्स का टेस्ट भी मिला करके आएगा तो उसमें हम ग्राफ के क्वेश्चंस डाल देंगे। अभी प्योर वेक्टर का टेस्ट आप तैयार करिए अच्छे से और कोशिश करिए नंबर आपको बढ़ता रहे, चाहे 5 ही नंबर बढ़े, 10 नंबर बढ़े, नंबर बढ़ाते रहिए। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं करा देता हूँ। इसके बाद इसके अंदर एक चीज़ और है, लामीज़ थ्योरम है, तो लामीज़ थ्योरम भी मैं आपको उसके बाद करा देता हूँ, लामीज़ थ्योरम। अच्छा, पहले आपको लामी थ्योरम करा दूँ, फिर उसके बाद जो है कोई दूसरी चीज़ देखता हूँ, प्रॉब्लम्स कराता हूँ, नहीं फिर लामी थ्योरम रह जाएगी। लामी थ्योरम का ये कहना है, लामी थ्योरम का ये कहना है, लामीज़ थ्योरम देखिए
लामी थ्योरम भी मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ कि यहाँ आपके एररलेस बुक होगी और कोई किताब होगी तो उसमें दे रखा है मेडिकल के, वरना लामी थ्योरम यहाँ कराने का सेंस नहीं है। लामी थ्योरम जो है ये आती है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में करवाने के लिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में लामी थ्योरम करवाया जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम आपको फिर से एक दफ़ा बता देंगे लामिस थ्योरम को। लेकिन अभी आप इसलिए देख लीजिएगा, आप टेस्ट वेस्ट कुछ ना कुछ तो देते ही रहेंगे कहीं ना कहीं का, किसी ना किसी का टेस्ट सीरीज वगैरह, मार्क्स आपके अच्छे आने चाहिए। तो आपको ये ना लगे कि लामी थ्योरम यहाँ हमने नहीं पढ़ाया। यहाँ सिर्फ आपको रिवर बोट नहीं पढ़ा रहा हूँ, रिवर बोट काइनेमेटिक्स की प्रॉब्लम में कराऊंगा, वहाँ पर रिवर बोट स्पेशली टॉपिक डाल के कराऊंगा, रिवर बोट प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो कराऊंगा वहाँ पर। तो वहाँ आप देखिएगा, तब उसके बाद बोलूँगा कि आप वेक्टर के चैप्टर में रह गया, जाके देख लीजिए। लामी की ये कहना है, लामी की ये कहना है कि जब कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे हो, पहले शर्त इक्विलिब्रियम अगर आप हम लोग न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ते हैं तो पहले शर्त इनकी इक्विलिब्रियम उसको बोलते हैं, मतलब फोर्सेज बॉडी पे काम कर रहे हों लेकिन बॉडी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो, फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी बट रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू जीरो, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम लामीस थ्योरम का ये कहना है लामी का कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे, और उस पर 3 फोर्सेस काम कर रहे हो, न 3 से ज़्यादा हो न 3 से कम हो, न 3 से ज़्यादा हो न 3 से कम हो, बस 2 भी ना हो 4 भी ना हो, केवल 3, ओनली 2 कंडीशन है लामी थ्योरम की। कितनी कंडीशन है? 2। पहले शर्त बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, दूसरी शर्त केवल 3 फोर्सेस काम कर रहे हो, ठीक, ये 2 चीज़ें हैं। तो अब इसमें हमें 3 फोर्स काम कर रहे हैं तो हर फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना कितना होगा, हमें फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होता है, बाकी जो 2 फोर्सेज होंगे उनके बीच का जो एंगल होगा उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड बाकी के जो 2 फोर्सेज हैं उनके बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। तो लामीस थ्योरम का ये कहना है कि व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेन बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, पहले शर्त, देयर आर 3 फोर्सेस, देयर आर 3 फोर्सेस, 3 फोर्सेज acting on the body, acting on the body, then magnitude of any force, magnitude of any force is directly proportional to is directly proportional to sine of angle between rest to forces, rest to forces, rest to forces, rest to forces, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर एक बॉडी मान ली ये बॉडी, वो जो पॉइंट्स जैसा दिख रहा है आपको, तो पॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन हम इसको मान के चलते हैं कि ये बॉडी है। एक फोर्स ये F1 काम कर रहा है इधर, दूसरा फोर्स ये F2 काम कर रहा है इधर, ठीक, तीसरा फोर्स ये F3 काम कर रहा है इधर, ये F3, 3 फोर्सेज हो गए। इस फोर्स के बीच का एंगल अल्फ़ा, इस फोर्स के बीच का एंगल बीटा, इस फोर्स के बीच का एंगल गामा, ये हर 2 फोर्स के बीच का एंगल दे रखा है। तो कह रहा है किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड बाकी जो के, जैसे F1 है, F1 हमें निकालना है, F1 किसी फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसके? बाकी के जो 2 फोर्सेज हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना, बाकी ये 2 बच रहे हैं, इनके जो 2 फोर्सेज हैं इनके बीच का जो एंगल है इसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसके बीच का एंगल कितना है? बीटा, तो साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा साइन बीटा। तो F1 इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा के साइन बीटा, ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा F1 अपान साइन बीटा, F1 अपान साइन बीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा F1 अपान साइन बीटा। F1 हो गया ये एंगल, बाकी 2 फोर्सेज ये, इनके बीच का एंगल बीटा साइन बीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा। अगला फोर्स लेते हैं F2,
F2 ये है, F2 इधर ले लिया। बाकी के जो दो फोर्सेज हैं कौन से, F1 और F3, इनके बीच का एंगल कितना है, गामा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा साइन गामा के बराबर हो जाएगा। फिर हम अगर लेते हैं F3 अगर फोर्स लेते हैं, F3 फोर्स, F3 ये यहाँ पर, बाकी की जो दो फोर्सेज हैं ये है F1 F2, इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फ़ा। तो इसके साइन अल्फ़ा ये इसके बराबर, ये कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट क्या आया था ना, ये F1 अपान साइन बीटा बराबर कांस्टेंट, तो ये आ गया। ये लामी थ्योरम का कहना है। लामी थ्योरम का कहना है ये, अगर किसी बॉडी पर तीन फोर्सेस काम कर रहे हों और बॉडी इक्विलिब्रियम में हो, किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बाकी जो दो फोर्सेज हैं उनके बीच के एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे F1 लिया, F1 मैग्नीट्यूड निकालना, दो फोर्स ये हो गया F2 F3, इनके बीच का एंगल बीटा, तो F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन बीटा, F1 अपान साइन बीटा बराबर कांस्टेंट। सिमिलरली F2 अपान साइन गामा बराबर कांस्टेंट। सिमिलरली F3 अपान साइन अल्फ़ा इक्वल टू कांस्टेंट। अब इस पे आपको एक प्रॉब्लम कराते हैं, ठीक है। एक प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा आपको, प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगा ये और अच्छे से। अब देखिए F1, अब मान लेते हैं ये प्रॉब्लम, ये ऐसे एक प्रॉब्लम लिए, ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हमको रोकना है। इस ब्लॉक को रोकने के लिए क्या काम किया हमने, एक रस्सी लिया, ऐसे बांध दिया। दूसरे नंबर पे एक रस्सी लिया, यहाँ पर ये ऐसे बांध दिया, ठीक। ये छत है, छत से बांध दिया, और ये वाल है, वाल से यहाँ पर ये एंगल जो दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, 53, ये इतना दे रखा है, 37 ये दे रखा है। ये दो स्ट्रिंग्स हैं, ये वेट W है, इसके अंदर T2 ये इतना है, और इसके अंदर T1 ये इतना है, T1, ठीक। तो बोलेगा एज शोन इन फिगर, फाइंड टेंशन T1 एंड T2। वेट W हमको दे रखा है, T1 एंड T2 टेंशन ये दे रखा है, ठीक है। तो हमको जो है ये निकालना है T1 T2। अब देखिए इसमें तीन फोर्सेज हैं, T1 T2 और W, T1 T2 और W। मान लेते हैं ये इस पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। W एक वेट हो गया, T1 T2 इस पॉइंट पे, ये तीनों बॉडी पूरी इक्विलिब्रियम में दिख रही है। अगर आप कोई भी चीज़ लेकर के अगर ऐसे हैंग कर देंगे, ये चौक है, एक इधर से बांध देंगे, एक उधर से ले जाकर छत से बांध देंगे, तो ये रुकी रहेगी, इसका वेट काम करेगा। ये इक्विलिब्रियम में है, हमको टेंशन T1 और T2 बताना है। टेंशन T1 T2 कितना आएगा, ठीक है। तो T1 T2 अगर हमको कैलकुलेट करना है, T1 T2 अगर हमको कैलकुलेट करना है, यहाँ लामी थ्योरम को अप्लाई करिए। लामी थ्योरम को लगाने के लिए देखिए यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, ये वेट W ले लिया, चाहे ऐसे W खाली चाहे ऐसे डब्बा बनाइए मत बनाइए, ऐसे W खाली लिख दीजिए। यहाँ पर हमको क्या लिखना है, ये T2 ये इतना है, यहाँ पे क्या लिखना है, T1 ये लिखना है, ठीक है। ये इतना एंगल कितना दे रखा है, ये 53 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 37। तो देखिए ये एंगल अगर निकालेंगे, ये टोटल एंगल 180 होगा, ये टोटल एंगल 180 होगा। 180 में से ये दो एंगल हैं 53 और 37, अगर इनको ऐड कर दें तो ये 90 आ जाएगा, ठीक है। 90 आ गया, 180 में से 90 माइनस कर दें तो ये इतना एंगल कितना आ जाएगा, ये बीच का एंगल टोटल 180 है, 180 में से इतना इन दोनों जोड़ के 90 होता, माइनस कर देंगे 90 आ जाएगा, ये इतना आ गया, ठीक है। ये इतना T2 ये इतना आ गया, ये 90 डिग्री एंगल आ गया। अब लामी थ्योरम लगाइए। लामी थ्योरम क्या कहना है कि T1 अगर मान लिए ले लिया ये, तो बाकी जो दो फोर्सेज हैं T2 और W, इनके बीच का एंगल ये इतना आएगा, ये 90 आपको दिख रहा है, तो साइन ये इसको लिखा जाएगा 90 + 53। अब जितना भी होता होगा फिलहाल ऐसे लिख ले, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी भी होगी। फिर T2 ले लिए, तो अब बाकी जो दो फोर्सेज ये हैं, ये इनके बीच का एंगल,
तो ये भी इतना आपको देखिए 90 दिख रहा है, 90 प्लस 37 ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 90 प्लस 37 ये इतना आ जाएगा। ये बराबर हो जाएगा W अपान W ये ले लिया, बाकी इन दोनों के बीच का एंगल ये आ जाएगा साइन 90 ये इतना आ गया यहाँ पर, ठीक। T1 अब साइन, अभी इनको देखिए W तो 1 है, W ये 1 आ जाएगा, दोनों ही बराबर हैं। अब इसको अगर इसको बराबर करते हैं तो ये दोनों अननोन है, तो कोई रिजल्ट तो निकलेगा नहीं। ये W हमारा नोन है, W साइन 91 हो जाएगा, तो इसको इसके बराबर कर दो, इसके इक्वल कर लो, तो W के टर्म में आंसर आ जाएगा साइन 90 प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकंड में साइन का साइन पॉजिटिव होता है, साइन कॉस में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस 53, ये इक्वल टू आ जाएगा W। तो T1 इक्वल टू हो जाएगा W इंटू कॉस 53, और कॉस 53 की वैल्यू आप जानते हैं 3/5 होता है, तो 3W/5 ये T1 की वैल्यू निकल के आ गई। सिमिलरली आप T2 अपान अगर इसको बराबर करें साइन 90 प्लस 37 सेकंड क्वाड्रेंट पड़ेगा, सेकंड में साइन के साइन पॉजिटिव होगा, साइन कॉस में चला जाएगा 37, ये W बराबर हो जाएगा T2 इक्वल टू हो जाएगा W इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5, ये हो जाएगा 4W/5 के ये बराबर हो जाएगा, ये T2 ये इतना आ गया, ठीक। ये T1 T2 मैंने आपको बता दिया, ये लामीज थ्योरम, ये लामीज थ्योरम आपको बता दिया कि लामीज थ्योरम इस तरीके से निकालते हैं, ठीक। अब आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको और एडिशनल प्रॉब्लम्स वेक्टर से रिलेटेड कराता हूँ, कुछ आज करा दूंगा या कुछ कल। अब इसके बाद हम आपको बेसिक चीज़ ग्राफ बताएंगे। तो ये लामी थ्योरम पे बेस बता दिया। लामी थ्योरम पे बेस अगर कहीं प्रॉब्लम मिल जाए तो आप देख लीजिएगा। अब जैसे आपको मान लो प्रॉब्लम कहीं और भी मिल सकती है, एक आध प्रॉब्लम और करा देता हूँ लामी थ्योरम पे, लामीज थ्योरम पे बेस्ड प्रॉब्लम आपको करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, यहाँ पर ये ऐसे एक बॉल ले लिया, बहुत बड़ी सी बॉल है, ये ऐसे रोक दिया एक दीवार पे, दीवार के सहारे इसको रोकना है, और ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ये ऐसे, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से सेंटर ये ऐसे है, इसको ले जा कर के एक रस्सी से ऐसे बांध दिए यहाँ, ये ऐसे, ठीक है। यहाँ रुक गई, ये इतना है कि थीटा दे रखा है, ये इसका वेट W दे रखा है, W काम करेगा, ये दीवार इसके टच में रहेगा, ये बॉल गिरेगी नहीं। अगर रस्सी से आप ऊपर बांध देंगे दीवार से तो ये बॉल क्या होगा, आकर के दीवार से भिड़ जाएगी, तो इस पर रिएक्शन R काम करेगा, इस पर टेंशन T काम करेगा। अच्छा, अब ये इक्विलिब्रियम में दिख रही है आपको, ये बॉल जो है आपको इक्विलिब्रियम में दिख रही है। इसमें रिलेशन पूछेगा, क्या क्या रिलेशन आएगा, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो है ये बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो देखिए इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे दिख ही रही है क्योंकि रस्सी तोड़ के तो अभी कहीं जा नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम पे है तो वेक्टर T और ये हो जाएगा प्लस R प्लस W, ये वेक्टर, ये इसका सम तो 0 होगा, तीनों फोर्सेज का सम इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक। दूसरे नंबर पे अगर देखिए इसका हम और डायग्राम बनाएं, अच्छे से बनाएं डायग्राम, इसका चाहे अब यहाँ पे हम कहिए कि आपको पूरा ये पूरा करके दिखा दे रहे हैं, इसको बना करके दिखा दे रहे हैं, और अगर बना के ना दिखाएं तो यहाँ पर जो है यहाँ पर ये ऐसे ये चीज़ जो है ये यहाँ पर ये आ जाएगा, ये ऐसे यहाँ पर ये थीटा एंगल दे रखा है, ये थीटा, ये टेंशन T इसके अंदर रहेगा, टेंशन T। अगर यहाँ से हम इसको अगर ऐसे डिवाइड कर, ये भी थीटा आ जाएगा, ये थीटा ये इतना है, ये टेंशन T है यहाँ पर, ये थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल T cos थीटा इधर आ जाएगा, T cos थीटा, T sin थीटा इस तरफ आ जाएगा, T sin थीटा इधर आ जाएगा यहाँ पे रिएक्शन R इधर आ रहेगा दीवार से बॉल जो है वॉल को कंप्रेस करेगी, प्रेस करेगी, कांटेक्ट में आएगी, वॉल इतने से है, ये W आपका इधर आ जाएगा, W जो है वर्टिकली डाउनवर्ड ये हो जाएगा। तो T sin थीटा किसके बराबर हो जाएगा, T sin थीटा देखिए लेफ्ट साइड लग रहा है क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम पे है ना। अगर एक पहली शर्त ही यहाँ पे इक्विलिब्रियम, लामी थ्योरम के थ्रू अगर जो है यहाँ पे, ये तो हम लामी थ्योरम के थ्रू नहीं बता रहे, आपको हम डायरेक्ट जो है इसको वो बता दे रहे हैं, रिजॉल्व करके बता दे रहे हैं, रिजॉल्व करके देख लीजिए। लामी थ्योरम के थ्रू भी हो जाएगी, 3 फोर्स हैं TR W एंगल के, लेकिन ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा, तो आप आसानी से देख लीजिए, ये आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो
टी साइन थीटा इस बॉडी पे इधर लग रहा है, इसी पे आर इधर लग रहा है, यार हो जाएगा टी कॉस थीटा, ये ऊपर काम कर रहा है, डब्लू किधर काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है, ये इसको बैलेंस करेगा, दोनों के स्क्वायर करके ऐड कर दिए तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा, प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये इतना आ जाएगा। ठीक है, इधर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर ये इतना आ जाएगा, टी स्क्वायर बाहर ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर ये आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डब्लू स्क्वायर ये इतना आ गया, ये एक रिलेशन आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव में रिलेशन दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा, यह हो सकता है ये दिया रहे, ये वेक्टर फॉर्म में है, टी प्लस आर प्लस डब्लू जीरो नहीं होगा, वेक्टर के फॉर्म में होगा तब जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया है, ये इतना आ गया। ठीक, एक प्रॉब्लम आपको और कराते हैं, एक प्रॉब्लम आपको और करा देते हैं, तो वो प्रॉब्लम देखिए आप। देखिए वेक्टर से रिलेटेड है। इफ वेक्टर ए जैसे दे रखा है, इफ वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है कितना, कॉस ओमेगा टी आई कैप, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप ये दे रखा है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू, एंड वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर बी जो दे रखा है कॉस ओमेगा टी बाई टू, कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप ये इतना दे रखा है, जे कैप। ठीक है, आर फंक्शंस ऑफ टाइम, आर फंक्शंस ऑफ टाइम, आर फंक्शंस ऑफ टाइम, then the value of t, then the value of t if these vectors, if these vectors, if these vectors are orthogonal to each other, orthogonal to each other। देखिए अब इसके ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ये ऑप्शंस आपको दे देता हूँ। ऑप्शंस में पहला ऑप्शन है t बराबर पाई अपान 2 ओमेगा, ठीक। दूसरा दे रखा है पाई अपान ओमेगा, t इक्वल टू पाई अपान ओमेगा। थर्ड दिया है t इक्वल टू 0। फोर्थ दे रखा है t इक्वल टू पाई अपान 4 ओमेगा। देखिए अब इससे मैंने आपको बताया कि दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो, नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो। दो वेक्टर ऑर्थोगोनल हो, नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, ये तभी होंगे जब उनके बीच का एंगल 90 हो और उनका डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आ जाए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक। अब वेक्टर ए बराबर हमको कितना दे रखा है, कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी, ये दे रखा है आई कैप जे कैप दे रखा है, ठीक है इतना। वेक्टर बी कितना दे रखा है, ये है कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप, ये इतना दे रखा है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इक्वल टू 0 करना है बराबर कॉस ओमेगा, इनको आई मल्टीप्लाई आई 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई 2। देखिए कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, तो ये हो गया कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो गया कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये बराबर 0 आ गया। अब कॉस के किस एंगल की वैल्यू 0 होती है, कॉस पाई बाई 2 यानी 90 की, ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2, ये इतना आ गया। ये कॉस कैंसिल,
तो यहाँ पर हो जाएगा π/2, ये इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा t/2, ये 2 से 2 कैंसिल, t इक्वल टू हो जाएगा π/ω, ये t बराबर π/ω, ये इतना निकल करके आ गया। ठीक, तो आपको एक प्रॉब्लम ये करा दिया। और भी आपको जैसे एक यूनिट वेक्टर की प्रॉब्लम कराते हैं, आपको एक यूनिट वेक्टर की प्रॉब्लम कराते हैं। यूनिट वेक्टर आपको निकालने के लिए मतलब ऐसा यूनिट वेक्टर जो दो वेक्टर दिए हों उनके परपेंडिकुलर निकल के आए, यूनिट वेक्टर भी आए और उनके परपेंडिकुलर निकल के आए। ऐसा यूनिट वेक्टर हमको बताना है, ऐसा यूनिट वेक्टर बताना है जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके परपेंडिकुलर आए और यूनिट वेक्टर हो। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम आप कराया नहीं था, इस टाइप की प्रॉब्लम एक कराता हूँ आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं दिया गया है, ये प्रॉब्लम क्या दे रखा है, प्रॉब्लम ये दे रखा है, प्रॉब्लम ये है कि व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर, व्हाट इज़ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर ऐसे लिख देता हूँ, चलिए परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स, टू द फॉलोइंग वेक्टर्स, फॉलोइंग वेक्टर्स। वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है, वेक्टर ए बराबर दे रखा है, कहाँ गया वेक्टर ए 2i प्लस 2j माइनस के कैप, 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप एंड दूसरा वेक्टर दे रखा है 6i कैप माइनस 3j कैप, 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस 2k कैप, इनके परपेंडिकुलर हो। अब इसका ऑप्शंस जो दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन दे रखा है i प्लस 10j कैप प्लस 18k कैप अपॉन ये है 5√17। दूसरा हो जाएगा i कैप माइनस 10j कैप प्लस 18k कैप अपॉन 5√17। तीसरा जो दे रखा होगा i कैप माइनस 10j कैप माइनस 18k कैप माइनस 18k कैप अपॉन 5√17। फोर्थ जो दे रखा है i कैप प्लस 10j कैप और ये कितना दे रखा है प्लस 18k कैप प्लस 18k कैप। ठीक है, यहाँ माइनस है, चलिए एक माइनस लगा देते हैं, यहाँ माइनस 18, ये प्लस 18k कैप अपॉन कितना हो जाएगा 5√17। अब ये आपको एक प्रॉब्लम करा दे रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, तो यूनिट वेक्टर मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जो वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, दो वेक्टर के, ये आता है वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ये आता है। ठीक, एन कैप इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अब हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखा है, तो इनका ए क्रॉस बी हमको निकालना है, तो ए क्रॉस बी पहले निकालिए। ए क्रॉस बी निकालने के लिए यहाँ देखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, इसके एलिमेंट लिखो 2 2 -1, इसके एलिमेंट लिखो 6 -3 2। अब ये गेट ओपन करो, अभी इसको ये साइन प्लस माइनस प्लस, ये आई कैप लेंगे, ये छोड़ो, क्या बचा 2 -1 -3 2। फिर उसके बाद माइनस जे कैप, ये छोड़ो, इसके लाइन छोड़ो, इसका कॉलम छोड़ो, क्या बचा 2 -1 6 2। फिर उसके बाद के कैप में जो है, अब उसके बाद ये रो छोड़ो, ये कॉलम, क्या बचेगा 2 2 और 6 -3, ये बचेगा 6, यहाँ पर हो जाएगा -3, ये बच जाएगा इतना, ये गेट आगे लग गया। अब इस गेट को ओपन करिए, ये हो जाएगा आई, इधर प्लस के साथ 6, इधर माइनस के साथ -3 -1 3 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे -3 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पर, क्योंकि आंसर कितना आ रहा है, सब में आई आ रहा है ना, 2 2 4 -3। हाँ, तो कुछ ये 2 2 4 है, ये देखिए यही होता है कैलकुलेशन मिस्टेक। अगर आप लोग वहाँ दूर बैठे हैं और मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से, तो ये मिस्टेक कोई देखने वाला नहीं रहता,
बच्चे जो ऑफलाइन क्लास चल रही, कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, तो ऑफलाइन क्लास में बच्चे बैठे रहते हैं तो ये देख करके बता देते हैं सर यहाँ ये नहीं है, ठीक है। तो ये 4 माइनस 3 आ जाएगा, -3 -1 प्लस आ जाएगा, और माइनस से इधर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस जे ये आ जाएगा, 4 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस कितना आ जाएगा 6, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस के, और ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे -6 और माइनस ये -12, तो ये आ जाएगा आई कैप, ठीक है। ये आई कैप तो ऑलरेडी है यहाँ पर, यहाँ क्यों लगा दिया, आई कैप और माइनस ये हो जाएगा 10 जे कैप, और ये हो जाएगा प्लस 18 के माइनस -18 के कैप, ये इतना आ जाएगा। तो ये आप -i माइनस 10 जे -18 के ये वाले पे आ रहा है, लेकिन आपको ये भी चेक करना है कि ये भी आ रहा है। अब ये ऊपर वाला तो मिल गया है, A क्रॉस B इतना आ गया ना, इसका A क्रॉस B हमारे पास ये इतना निकल के आ गया। इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड A क्रॉस B मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो √1, इसका स्क्वायर करो 100, इसलिए आपको बताया था, देखिए स्क्वायर रूट या स्क्वायर से याद रखो, 3 2 4 हो गया ना, ये टोटल आ गया 300 400 425, 425 को लिख सकते हैं आप 85, ये 25 इंटू 17, ये आ जाएगा 5√17 आ जाएगा, 5√17। तो यहाँ ला के रख दिया, एन कैप निकालना है हमको, ये एन कैप इक्वल हो जाएगा आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप, ये इतना आ जाएगा अपॉन 5√17, ठीक। ये मैंने आपका वेक्टर जो है करवा दिया, और भी जो है अब बीच बीच में प्रॉब्लम्स होती रहेगी, कुछ टेस्ट के थ्रू हो जाएगा, कुछ और थ्रू हो जाएगा कभी रिवीजन में, तो ये वेक्टर आपका पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खूब अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। आज ये लेक्चर यानी फ्राइडे का लेक्चर है, आपको सैटरडे संडे को आपको टेस्ट देना है, पूरे वेक्टर को खूब अच्छे तरीके से तैयार करो और पूरे एनर्जी लगा करके टेस्ट दो, पूरे एनर्जी लगा करके, ठीक है, ताकि वेक्टर में आपका एक ही टॉपिक है, आपकी 2-3 टॉपिक है भी नहीं यार, तो अच्छा नंबर आए, नंबर बढ़े आपका, ठीक है। अब इसके बाद कल से अगला लेक्चर जो आएगा वो ग्राफ पे आएगा, मंडे से फिर मैकेनिक्स चालू हो जाएगी। आज बस इतना ही।